टिकट कांग्रेस से मांगी, विधायक बने आप कांग्रेस की टिकट पे। गुणगान बीजेपी के खुलेआम साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी के अंदर तैयारियां शुरू हो गई है मोदी जी की विदाई की। सबसे पहले तो आप ये मैसेज दे रहे हो कि भाई मोदी की रिप्लेसमेंट राहुल गांधी तो नहीं है, गडकरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन है रविवार, तो किसी बड़ी खबर का विश्लेषण करने का दिन है। तो इस हफ्ते दो बड़ी खबरें रही। एक है बिहार का सर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की, और दूसरा है मोदी जी की रिटायरमेंट की संभावनाएं, अफवाहें, आशंकाएं, जो आप कह सकते हैं। दोनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दरअसल पहले बात जरा मोदी जी की रिटायरमेंट की कर ली जाए। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की रिटायरमेंट का जितना इंतजार विपक्ष को है, उतना ही इंतजार बीजेपी के अंदर भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर से अब सुगबुगाहट बाहर आने लगी है। मोदी जी की रिटायरमेंट को लेके प्लान्स बनने लगे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी की रिटायरमेंट को लेके कोई खलबली नहीं है। मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान को लेकर कोई खलबली नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जिस दिन से मोहन भागवत ने जब ये कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए आदमी को, सबको मालूम है इशारा किसकी तरफ था, खुद के लिए भी था और मोदी जी के लिए भी था। उस दिन से बीजेपी के किसी नेता ने उस पर रिएक्ट नहीं किया है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये फॉर्मूला मोदी जी पर लागू नहीं होता। कोई इस बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी में भी अब ये एक तरह से धारणा पैदा हो रही है। इस तरह से एक जो चाह रहा था कि मोदी जी अब हटें, मोदी जी के जो दो लोगों का पूरा बीजेपी पे कंट्रोल था, उसमें जो छटपटाहट कई लोगों के दिलों में है, वो आने लगी है। अब उदाहरण के तौर पे नितिन गडकरी का ये बयान देखिए आपकी स्क्रीन पे। नितिन गडकरी कहते हैं कि कोई भी खुद को थोप कर महान नहीं बनता। इतिहास देखिए, जिन्हें अपने लोगों ने स्वीकार किया है उन्हें कभी किसी पर खुद को थोपना नहीं पड़ता। अब इतना तो कोई राजनीति समझने वाला कोई बच्चा भी जान जाएगा कि ये नितिन गडकरी किसके बारे में बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले मोहन भागवत बोलते हैं, अब नितिन गडकरी उस बात को कह रहे हैं। नितिन गडकरी अक्सर बेबाकी से बात कर लेते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ सूत्र बताते हैं, बीजेपी के लोग बताते हैं कि दरअसल बीजेपी के अंदर अब सुगबुगाहटें शुरू हो गई जिस दिन से मोहन भागवत ने बयान दिया है। अब जो कैंप्स की लड़ाई है वो शुरू हो गई, क्योंकि सुगबुगाहट इसलिए भी जो है वो शुरू हो गई कि मोहन भागवत के 2 दिन पहले अचानक से अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान पब्लिक के सामने रखते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहते हैं। वो अमित शाह जो अभी 60 के आसपास है, जिनके पास पूरा मौका था कि मोदी जी की कुर्सी पर बैठेंगे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे, वो अचानक रिटायरमेंट की प्लान की बातें क्यों करने लगे। जब आदमी कहता है मैं रिटायरमेंट का वेद पढ़ूंगा, उपनिषद पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, गार्डनिंग करूंगा, ये करूंगा, तो आदमी ये सब चीजें 80 साल की उम्र में तो कर नहीं सकता। 80 साल की उम्र में कौन खेती कर सकता है। ये सब प्लान वो आदमी तब करता है जब आदमी को पता है मैं 58 साल, कई राज्यों में 58 साल है, केंद्र में 60 साल है, कि मैं 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद 60 साल आदमी एक्टिव रहता है, फिजिकली एक्टिव रहता है, नो डाउट। तो तब ये ऐसे प्लान बना था जो अमित शाह ने प्लान बनाया। तो जब एक तरफ से भागवत जी अपने और मोदी जी के बारे में इशारा कर रहे हैं, अमित शाह भी अपना प्लान बता चुके हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, और ऊपर से नितिन गडकरी का ये बयान, नितिन गडकरी का ये कटाक्ष, नितिन गडकरी का ये इशारा साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी के अंदर तैयारियां शुरू हो गई है मोदी जी की विदाई की। ऐसा नहीं है, उस दिन भी मैंने कहा था कि मोदी जी 11 सितंबर को, जैसे ही 17 सितंबर को, माफ कीजिएगा, 75 साल के होंगे, वो कह देंगे आज से मैं रिटायर नहीं। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जितना मोदी जी अपनी रिटायरमेंट को लंबा खींचेंगे उतना बीजेपी को नुकसान होगा। इसलिए उस जो काउंटडाउन के पीरियड को छोटा करने की कवायद है जो नितिन गडकरी जो इशारा कर रहे हैं कि जबरदस्ती अपना रिटायरमेंट को ज्यादा ना खींचे, अपनी एक्सटेंशन को ज्यादा ना ले। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद कई बार सरकारें दे देती है, आपको री एम्प्लॉय कर देती है, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। उसको जबरदस्ती लंबा ना खींचे, ये नितिन गडकरी कहना चाहते हैं।
कि आप 6 महीने साल जो प्लान बनाना रिटायरमेंट के बाद का बनाइए, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो आपको पड़ेगा। और अब लड़ाई शुरू हो गई है कि मोदी जी के बाद कौन। जाहिर सी बात है, नितिन गडकरी तैयारी शुरू कर चुके होंगे, योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों में जुट चुके होंगे, देवेंद्र फडणवीस भी जुट चुके होंगे, और भी कई लोग जुट चुके होंगे। लेकिन नितिन गडकरी के इस बयान से एक चीज और मुझे संकेत मिलता है कि नितिन गडकरी, आपको मालूम है, नागपुर से आते हैं, संघ के पुराने आदमी हैं, संघ से अच्छे रिश्ते हैं। मोदी जी के रिश्ते, शाह जी के रिश्ते कैसे हैं संघ से, ये भी आपको पता है। तो अगर नितिन गडकरी ने ये कहा है तो आप समझिए कहीं और से समर्थन भी मिला है, तभी नितिन गडकरी ने ऐसा कहा है। तो ये सारी कवायदें मोदी जी के टाटा बाय बाय की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे बीजेपी के अंदर खुश होना चाहिए, या बीजेपी को इस टेंशन में आना चाहिए कि बीजेपी में अब लड़ाई का दौर शुरू हो जाएगा, या बीजेपी में सत्ता की जो भूख है या सत्ता के लिए जो संघर्ष है वो शुरू हो जाएगा। हाँ, विपक्ष को जरूर एक जो है वो मौका मिला, खुशी है। नितिन गडकरी के इस बयान पे पवन खेड़ा ने तंज भी कसा है कि साहिब के रिटायरमेंट के लिए 75वें जन्मदिन के लिए बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं, इस तरह का तंज भी कसा है। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, आपको मालूम है राजनीति है, इसमें ये मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि सबसे बड़ा रोड़ा विपक्ष के सामने बीजेपी से ज्यादा बड़ा रोड़ा नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब अपने बनाए गड्ढे में मोदी जी गिर रहे हैं, खुद के रूल में खुद फंस गए हैं, तो विपक्ष को मौका मिल गया। लेकिन पवन खेड़ा जी को अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। खुद का कांग्रेस का कर्नाटक का एमएलए क्या कह रहा है? कर्नाटक का एमएलए कह रहा है कि मोदी जी रिटायर हो तो गडकरी बने पीएम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस विधायक की मांग। गडकरी बने पीएम, ये कौन मांग कर रहा है? कर्नाटक का कांग्रेस का एक विधायक। पवन जी, पहले जरा अपने घर के भी थोड़ा सा सेटिंग सही कर लीजिए। आपके घर के बर्तन ऐसे आपस में टकराते हैं, ऐसे आवाजें करते हैं कि दूर तक इनकी आवाज जाती है, जहां नहीं भी बोलना वहां भी बोल रहे हैं। इसका मतलब, इसमें आगे उन्होंने भी कहा कि जो है वो गडकरी जी जो है अच्छे इंसान है, गडकरी जी जो है वो डिजर्व करते हैं इसके लिए। अरे कांग्रेसी, तुम क्यों बैटिंग कर रहे हो गडकरी के लिए? सबसे पहले तो आप ये मैसेज दे रहे हो कि भाई मोदी की रिप्लेसमेंट राहुल गांधी तो नहीं है, गडकरी है। दूसरा, भाई वो जिस मर्जी को बनाए, आपको तो ये कहना चाहिए कि जैसे ही मोदी जी जाएंगे वैसे ही बीजेपी की सरकार जाएगी, ये कहना चाहिए ना विपक्ष को। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, गडकरी जी को पीएम बनाइए। भाई ये मान के चल गए हैं कि 29 तक तो इन्हीं की सरकार झेलेंगे, इन्हीं की सरकार रहेगी। तो अगर आपको इतना विश्वास बीजेपी में है, इतना विश्वास बीजेपी की लीडरशिप पे है, इतना आपको नितिन गडकरी पसंद है, तो भाई साहब कांग्रेस में आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी में क्यों नहीं जाते? क्यों ज्वाइन नहीं करते? टिकट कांग्रेस से मांगी, विधायक बने आप कांग्रेस की टिकट पे, गुणगान बीजेपी के खुलेआम। और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी के लोग काम करें, उनको मैं छांटूंगा, बाहर निकालूंगा। अरे ये तो खुल खुल के छंट छंट के खुद बाहर आ रहे हैं, खुद बाहर आ रहे हैं, इनको क्यों बाहर नहीं निकाल रहे? किस लाड प्यार में पाल रखे हैं ये, या ऐसा क्या है इनके पास कि कांग्रेस से अगर ये चले जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? ये मेरी बात तो समझ में नहीं आती। आज संडे हो गया, मेरे भी विश्लेषण करने का वही समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को खुलेआम जो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, क्यों ऐसे कैसे कांग्रेस में रह लेते हैं और दावों के बावजूद अपनी सीटों पर बने रहते हैं। दूसरी तरफ इनसे ज्यादा बेहतर तो, अब वैसे मुझे वो कभी उनकी राजनीति पसंद नहीं आई, लेकिन वो याद है टी राजा, तेलंगाना के बीजेपी के विधायक, जो खुलेआम नफरत फैलाते हैं, डंके की चोट पर नफरत फैलाते हैं। लेकिन पूरी बीजेपी में अकेले उस शख्स ने दम दिखाया, हाईकमान के फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ और पार्टी छोड़ दी।
जुबान जहरीली है, लेकिन ये तो दम दिखाया कि मैं खड़े हो सकता हूं। तो इन कांग्रेसी विधायकों से ज्यादा दमदार तो वो आदमी है। पार्टी ने इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी लिख दिया है। बताइए, बीजेपी में ये भी बड़ी अजीब रूल है कि कोई आपके फैसले के खिलाफ चला जाए तो आप उसे डिस्क्वालिफिकेशन की रिक्वेस्ट कर देते हो स्पीकर से। ये कांग्रेस को दरअसल ये मैसेज देने की जरूरत है। अब आइए बात बिहार की भी बात करते हैं। बिहार में राजनीति के जितने घटिया दांवपेच है वो सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और दुख इस चीज का है कि इन दांवपेचों को इस्तेमाल करने के लिए उस संस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस संस्था में इस लोकतंत्र को टिकाए रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका नाम है मुख्य चुनाव आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबको मालूम है कि ये जो एसआईआर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है बिहार में बहुत कम समय में, किसके कहने पर किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, किस तरह से फ्रॉडगिरी हो रही है, ये आप सोशल मीडिया पे कई चैनलों पे देख चुके हैं। अजीत अंजुम को सलाम करूंगा मैं, मेरे वरिष्ठ थे, हमने साथ काम किया, मेरे सीनियर थे। आज भी वो जज्बा उनका देखकर मुझे हैरत होती है कि वो मेरे वरिष्ठ होने के बावजूद इतना जज्बा रखते हैं, लेकिन पूरी पोल खोल के रखने की किस तरह से एसआईआर के नाम पर बिहार में क्या क्या हो रहा है। और भी कई लोगों ने किया है, लेकिन उसे रोका नहीं जा रहा या उसे ठीक नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया विपक्ष को, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि भाई आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भी मान्य कीजिए, लेकिन वर्बल मान्य हो रहा। भाई साहब, रिटर्न में अभी तक चुनाव आयोग ने कोई ऑर्डर नहीं दिए कि ये मान्य होंगे। वो भी बिहार से खबर आ रही कि अपनी मनमानी तरीके से बीएलओ जहां चाहे वहां पर उसको मान रहे, यानी कि जिस इलाके में मालूम है कि ये वोट बीजेपी का है, ये गढ़ है, वहां मान्य है, बाकी जगह पर नहीं माने जा रहे। ये ऐसी खबरें वहां से आ रही है। चुनाव आयोग को सब पता लग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश बना बैठा है। अब ऊपर से अपने फील्डिंग के लिए चुनाव आयोग के जरिए सूत्रों के हवाले से देखिए मीडिया पर कैसी कैसी खबरें चलाई जा रही हैं कि भाई जांच में पता चला कि विदेशी लोगों के वोट में मिले हैं, म्यांमार के लोग मिले, कोई बांग्लादेश के लोग मिले हैं, और ये फर्जी तो नहीं, मतलब हैं पत्रकार, सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन मोदी भक्ति में लीन पत्रकार अखिलेश शर्मा भी कह रहे हैं कि देखिए चुनाव आयोग सूत्र, बिहार में एसआईआर के दौरान घर घर सर्वेक्षण के समय बीएलओ द्वारा बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को पाया गया। इन व्यक्तियों ने आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सहित सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं। सूत्रों के हवाले से क्या, हमें समझ नहीं आता। हमने क्या 28 साल पत्रकारिता में झक मारी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये सूत्रों वाली खबरें चलवाई जा रही हैं। ये सूत्रों के का जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, कौन फैला रहा है। और इसका तेजस्वी यादव ने क्या मजेदार जवाब दिया है, एक बार आप सुनेंगे तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी। जरा सुनिए। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग, अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके अब फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सूत्र नहीं मूत्र है। सही बात है, जो वेस्ट है, बॉडी का वेस्ट नहीं, समाज का वेस्ट है। अब ये बताइए, खबरें, अच्छा अकल जो है ना भैंस की तरह है, इनकी घास चरने गई है। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि कैसे अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड है, 2003 में कांग्रेस की सरकार बनाए बैठे थे कि 2003 में कांग्रेस की सरकार के टाइम भी ये हुआ था, तब इतना हल्ला क्यों नहीं मचा, जिन्हें यही नहीं पता कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की। उसी तरह से आज चुनाव आयोग ने भी ये सूत्रों से खबरें चलवा दी, लेकिन उसमें फिर अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई अभी 1 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इसी बिहार में
12 सीटें बीजेपी जीती थी, 12 नीतीश जीते थे और बाकी सहयोगी मिला के तकरीबन 30 सीटें तो आप जीते थे। तो इसका मतलब ये जो जितने फर्जी वोट थे, जितने फर्जी वोटर है, सबके सब ने बीजेपी को वोट दिया। तो इसका मतलब बीजेपी का जो चुनाव या जो लोकसभा चुनाव बिहार में हुआ है 2024 का, वो फर्जी है। अगर ये इस वक्त फर्जी वोटर गिने जा रहे, इस वक्त भी वहां थे, तो उस चुनाव को भी रद्द किया जाए, फिर बिहार में लोकसभा के चुनाव भी दोबारा हो बिहार की सीटों के लिए। मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें आई हैं कि फर्जी वोटर मिले हैं, इतने सारी चीजें। फिर जहां जहां दोबारा कराओ, फिर लोकसभा चुनाव पूरा दोबारा होना चाहिए, दोबारा फर्जी हो जाता है कि फर्जी वोटों पे पड़ा है। तो फिर ये फर्जी वोटों को रोकना और फर्जी वोटर आईडी कार्ड ना बने, फर्जी वो ना मिले, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब आप उंगली एक उधर कर रहे हैं, 3 उंगली जो अपनी तरफ कर रहे हैं वो सही है कि जो 3 उंगलियां चुनाव आयोग अपनी तरफ उठा रहा है, आप सबसे बड़े दोषी हो कि आप नहीं रोक पाए ये फर्जीवाड़ा। फिर आपने इतना बड़ा लोकसभा चुनाव कर दिया उसी फर्जी वोटों पे, तब याद नहीं आया कि भाई SIR करवा लेते हैं, फर्जी वोट भारत में बहुत हो गए हैं। अब अचानक से याद आ गया है आपको, कि वो भी तब जब बिहार के चुनाव को 2 महीने बचे हैं सिर्फ। ये सिस्टम की मां बहन एक करना कहते हैं इसको, तोड़ मरोड़ के रख दिया है पूरे सिस्टम को। ये जो सिस्टम जो है ना, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से तोड़ के रख दिया गया है, सच बता रहा हूं, ये अभी तो और है वक्त, इनको और तोड़ा जाएगा, लेकिन इनको सुधारने में कई दशक लग जाएंगे। ये 1 दशक में किया गया नुकसान भरने के लिए इस देश को कई दशक लग जाएंगे। मैं वो बात से आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि कुछ चीजों में आपने बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़ा सब कुछ किया, आपने बहुत अवार्ड जीते, बड़ी विदेश यात्राएं की, लेकिन असल में भारत देश इन 11 सालों में ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 साल पीछे धकेल दिया है आपने। 30 साल लगेंगे अब इन सब चीजों को सुधारने में, वापस ठीक लाने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।